गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीरो आईएएस। मेरा नाम समृद्धि कुमारी है। मैंने बीपीएससी का मेंस 3 बार और उसके साथ ही सीडीपीओ का इंटरव्यू भी दिया है। वर्तमान में मैं आपको 67वें बीपीएससी के संदर्भ में मेरे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को यहाँ पर साझा करने वाली हूँ, जिसमें मेरे बोर्ड मेंबर के चेयरमैन करीमी भगत सर थे और उसके साथ ही 3 अन्य बोर्ड मेंबर भी थे। तो उनके सवाल और मेरे जवाब, चलिए आगे देखते हैं। इसके साथ ही 70th बीपीएससी बैच के संदर्भ में मैं आप लोगों के लिए एक मार्गदर्शन भी लेकर के आऊँगी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी के साथ अन्य करंट अफेयर्स जैसे टॉपिक्स को मैं एक कंपाइल फॉर्म में आपको डालूँगी और आप यहाँ से पढ़ करके आगे के बीपीएससी में अपना एक अच्छी सीट सिक्योर कर सकते हैं। उसके साथ ही आप इस इंटरव्यू को देखिए जो आपके 70th बीपीएससी में इंटरव्यू के संदर्भ में प्रिपरेशन और उसके साथ ही अन्य अनुभवों को जानने में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो आगे मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा ऑप्शनल संस्कृत लिटरेचर रहा है, उसके साथ ही मैंने ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स से किया है और मेरी हॉबी केयरिंग फॉर स्क्विरल यानी कि गिलहरियों के साथ खेलना और उनकी केयर करना था। जैसे ही मैंने रूम के पास गया, मैं एंटर की, तो जैसा कि बीपीएससी का एक नॉर्म्स है, अभी वो लोग एक रिवर के नाम से, अलग अलग रिवर के नाम पर क्या कर रहे हैं, सबको ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, बागमती, महानंदा, गंडक जैसा ग्रुप। तो मेरा ग्रुप जो था वो बागमती ग्रुप था। सबसे पहले जब मुझे बुलाया गया तो मैं वहाँ पर गई और एंटर करने से पहले मैंने मे आई कम इन सर पूछा। सर ने मुझे अंदर आने के लिए कहा और मैं चेयर के पीछे जा कर के खड़ी हो गई। तो चेयर के पीछे खड़े होने पर सर ने स्माइल किया और मुझे बैठने के लिए कहा। मैं वैसे ही गई और वहाँ पर बैठी, उसके साथ ही सबका धन्यवाद किया और मेरा इंटरव्यू का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन था मेरा कि आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या है। मैंने अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में बताया। उसके साथ ही सर का नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपने अपना ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया है। तो वर्ष 2017 मैंने आंसर किया। उसके साथ ही सर का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट संस्कृत लिटरेचर बताया। और जैसे ही मैंने अपना ऑप्शनल संस्कृत लिटरेचर बताया, सर लोगों की मेरे ऑप्शनल के प्रति एक रुचि जगी कि मैंने इंग्लिश लिया है, उसके बाद संस्कृत लिया, कैसे मैंने इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जब आपका ग्रेजुएशन इंग्लिश से है तो आपको संस्कृत लेने की क्या ज़रूरत थी। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए कि आपका ग्रेजुएशन अलग हो और आपका ऑप्शनल पेपर अलग हो, तो आप दोनों पेपर की अच्छी बातों को बताएंगे और उसके साथ ही आप अपने आंसर को एक पॉजिटिव वे में कंक्लूड करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। मैंने आंसर किया, जी सर, इंग्लिश साहित्य के संदर्भ में मैंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, एस.टी. कॉलरिज जैसे महान कृतियों के बारे में पढ़ा। उनकी अलग अलग राइटिंग्स जैसे एज यू लाइक इट, उसके साथ टिंटन एबे, ये सब को पढ़ने के बाद मेरी अन्य साहित्य के प्रति भी रुचि जगी, जिसको देखते हुए मैंने संस्कृत के संदर्भ में अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जुड़ी हुई प्रशासन से संबंधित विभिन्न जानकारियों को पढ़ा और उसके गहन अध्ययन के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे अन्य साहित्य के बारे में भी पढ़ना और उसे अपने कार्यों में यूज़ करना चाहिए। इसे देखते हुए मैंने संस्कृत साहित्य को एज ए ऑप्शनल चूज़ किया। सर इस आंसर से काफ़ी सेटिस्फाइड नज़र आए। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो कि संस्कृत साहित्य एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, तो सर ने उसको देखते हुए उससे मेरे से 3 से 4 क्वेश्चन किए। तो मेरा संस्कृत लिटरेचर पर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या संस्कृत को वर्ष 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए था। तो इसका आंसर मैंने इस प्रकार किया, जी सर, वर्ष 1947 के दौरान संस्कृत को राष्ट्रभाषा बना दिया जा सकता था, क्योंकि संस्कृत भारतीय भाषाओं की जननी भाषा रही है, जिसमें कन्नड़, मलयालम, हिंदी के साथ पंजाबी एवं मराठी जैसे लैंग्वेज भी आते हैं। जैसा कन्नड़ के कुछ शब्द
भ्रातृ, जिसका अर्थ भाद्री या फिर भाई होता है। खबर, खबर जिसे कन्नड़ में वार्ते कहा जाता है, यह भी संस्कृत से काफ़ी समानता रखती है। इसीलिए संस्कृत उत्तर एवं दक्षिण भारत दोनों के साहित्य एवं उसके ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने के कारण इसे राष्ट्रभाषा बना देने से वह एकता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती थी। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि वर्ष 1947 के दौरान कितने लोग संस्कृत भाषी थे। इस सवाल के एग्जैक्ट आंसर न जानने के दौरान मैंने इस पर सॉरी सर कह दिया कि सॉरी सर, मैं इसका एग्जैक्ट आंसर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। सर ने इस पर दोबारा क्वेश्चन किया, नहीं, अगर आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं भी है तो फिर भी इस पर एक थॉरो बताइए। तो इस पर मैंने बताया कि जी सर, लगभग 4% लोग संस्कृत भाषी थे। इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता था, परंतु वर्तमान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 2% लोग संस्कृत भाषी हैं। उसके अकॉर्डिंग मैंने 1947 के दौर का आंसर किया। इसके साथ ही जो पिछला क्वेश्चन मैंने पूछा कि हमारी राष्ट्रभाषा, तो वर्तमान में हमारी राष्ट्रभाषा कोई भी भाषा नहीं है, बल्कि राजभाषा के रूप में हिंदी है तथा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हम हिंदी के साथ इंग्लिश दोनों यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था कि उत्तर भारत में वर्ष 1947 के दौरान संस्कृत की कितनी महत्ता थी। मैंने इसका आंसर किया, जी सर, उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड, बनारस और यूपी के क्षेत्र में संस्कृत अति महत्वपूर्ण रूप से पूजा पाठ, प्रकृति पूजन, उसके साथ ही प्रशासन एवं शासन में इसके अति महत्वपूर्ण योगदान थे। इसके साहित्य का विभिन्न क्षेत्रों में लोग यूज़ करते थे और इसका साहित्य अति शब्द भंडार और धातु रूपों के विभिन्न गुणों के साथ अति परिपूर्ण था। इसके साथ ही नेक्स्ट बोर्ड मेंबर ने मुझसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। उनका फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। तो मैंने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में BES बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, साथ ही BES बिहार एजुकेशन सर्विसेज, उसके साथ ही RDO यानी कि ग्रामीण विकास पदाधिकारी को बताया। क्योंकि मेरा एजुकेशन से रिलेटेड बैकग्राउंड रहा है, इसलिए BES को देखते हुए सर ने आगे कुछ नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा कि धारा 144 कब लगा सकते हैं। इसका आंसर मैंने किया, सर, विशेष परिस्थितियों में हिंसा और अराजकता को रोकने के लिए SDM या फिर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 144 का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपकी हॉबी क्या है। तो मैंने अपनी हॉबी गिलहरियों के साथ खेलना और उनकी केयर करना बताया था। सब लोग इस पर बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ऐसी हॉबी, मतलब गिलहरियों को के साथ आप कैसे खेलती हैं। तो उनका क्वेश्चन था कि आप उसका कैसे ध्यान रखती हैं, क्या आप सभी गिलहरियों को पकड़ कर रख लेती हैं। तो इसका आंसर मैंने किया कि सॉरी सर, मैं गिलहरियों को पकड़ कर नहीं रखती, बल्कि जब भी वो मेरे आसपास आती हैं मैं उन्हें मटर के दाने, मूंगफली और सब्जियों के कुछ टुकड़े उनके लिए हमेशा रखती हूँ, जो वो आकर के हमेशा खाती हैं और चारों तरफ खेलती रहती हैं। मैं उन्हें कभी पकड़ कर नहीं रखती, बस वो खुद ही आ जाती है। इसके साथ ही अलग बोर्ड मेंबर ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि जब आप कहीं भी जाती हैं तो क्या गिलहरियाँ आपके आसपास स्वयं ही खींची चली आती हैं। तो मैंने इस पर बोला, सॉरी सर, गिलहरियाँ खुद नहीं आती, बल्कि जहाँ पर मैं रेगुलरली रहती हूँ वहाँ पर गिलहरियाँ अब मुझे पहचान गई हैं, इसीलिए मैं उनके लिए जैसे ही दाने रखती हूँ या सुबह का टाइम होता है, वो खुद ही मेरी खिड़की और मेरे दरवाज़ों के पास आकर के चहकने लगती हैं, फुदकने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमास के बारे में क्या आपने सुना है, क्या यह एक धार्मिक संगठन है। वर्तमान इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बारे में तो आप सभी जान रहे हैं, तो इससे रिलेटेड यह क्वेश्चन था
तो मैंने बताया कि जी सर, हमास के बारे में सुना है। यह मुख्य रूप से फ़िलिस्तीन के गाज़ा क्षेत्र का एक आतंकवादी संगठन है। उसके साथ ही इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या यह एक धार्मिक संगठन है, उसका जवाब मैंने इस प्रकार की दिया, नहीं सर, यह एक धार्मिक संगठन ना होकर के यह एक संगठन है जो मुख्य रूप से फ़िलिस्तीन क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो संप्रभु फ़िलिस्तीन के निर्माण के संदर्भ में कार्य करने वाला एक समूह है। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमास का उद्देश्य क्या है। इसका आंसर मैंने इस प्रकार दिया, सर, हमास का उद्देश्य इज़राइल के संदर्भ में द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता न देकर के अलग संप्रभु फ़िलिस्तीन राष्ट्र का निर्माण करना है, जिसमें वहाँ के लोगों को स्वतंत्रता मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका वन नेशन वन इलेक्शन पे था कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, क्या इसे लागू किया जाना चाहिए। इसका आंसर मैंने इस प्रकार किया, वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय संघ एवं राज्य की विधानसभाओं के चुनाव के संदर्भ में इसके एक साथ आयोजन से है। उनका अगला क्वेश्चन था कि क्या इसे लागू किया जाना चाहिए। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको इसके आंसर में यस या नो सिर्फ ना करके इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं के बारे में बताना चाहिए और उसके बाद इसे कंक्लूड करना चाहिए, और वो भी कंक्लूज़न पॉजिटिव वे में होना चाहिए। तो मैंने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बताया। वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में सकारात्मक संदर्भ में प्रथम रूप से वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने से राज्य और देश के चुनाव एक साथ होने से आदर्श आचार संहिता के बार बार लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे नीतिगत फैसले उसमें आने वाली दिक्कतें कम होंगी। दूसरा, इसमें कार्य करने वाले शिक्षक, पुलिस बल एवं अन्य सेवाएं, उन्हें बार बार उनके रेगुलर कार्यों से मुक्ति न करके यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा, जिससे उनका कार्यों में आने वाली दिक्कतों का सामना उन्हें कम करना पड़ेगा। उसके साथ ही वर्तमान नीति आयोग की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अलग अलग इलेक्शन करवाने से प्रति मतदाता 10 रुपये खर्च होते हैं, जिससे वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से प्रति मतदाता 5 रुपये तक यह खर्च को सीमित किया जा सकता है, जिससे इसके फ़ायदे हो सकते हैं। साथ ही इसके नकारात्मक पहलुओं में या इसके चुनौतियों में मैंने इस प्रकार बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से क्षेत्रीय मुद्दों के गौण होने की संभावना है। उसके साथ ही कुछ समाजशास्त्रियों का यह भी कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से क्षेत्रीय पार्टियां लगभग गौण हो जाएंगी और संघीय मुद्दे प्रमुखता से आगे बढ़ जाएंगे। इसमें वंचित वर्गों की आवाज़ के दबने के संदर्भ में भी समाजशास्त्रियों का कथन कहा गया है। उनका इसके साथ ही यह भी तर्क है कि वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ ना होकर के वह जो है अलग अलग क्षेत्रों में जब किसी राज्य में होता है तो उस पर्टिकुलर राज्य के क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू होती है और पूरा देश इससे प्रभावित नहीं होता। उसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन पर्टिकुलरली बार बार लागू होने से स्पेशली राज्य क्षेत्र में लागू होने से वहाँ की संप्रभुता, वहाँ के जो सवाल रहेंगे उस पर दिक्कत आ सकती है। इस संदर्भ में इसे कंक्लूड किया। इस आंसर के बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। उन्होंने इंग्लिश, जैसा कि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इंग्लिश रहा था, तो इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन पूछे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन चेयरमैन सर का रहा, जिसमें उन्होंने मुझसे सिंस और फ्रॉम दोनों से मुझे एक एक सेंटेंस बताने के लिए कहा, जिसके आधार पर वो सिंस और फ्रॉम के डिफरेंस को खुद से डिफ्रेंशिएट कर सके।
तो मैंने दोनों का एक एक एग्ज़ाम्पल बताया और इससे सेटिस्फाइड दिखे। उसके बाद उन्होंने मुझसे 2 लाइन्स कही, इंग्लिश में 2 लाइन्स कहे, जिसका एंडिंग कुछ लेट इट गो करके था। और उसके बाद उन्होंने मुझे इसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कहा। मैंने उसकी एक मीनिंग एक्सप्लेन की कि सर, हमारी लाइफ में बहुत सारी अच्छी और बुरी घटनाएं दोनों होती रहती हैं, तो हमें किसी एक चीज़ पर रुक करके वहाँ पर अस्थिर नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अपना कदम बढ़ाए रखना चाहिए। इसका मीनिंग कुछ इस प्रकार था कि हमें अपने लक्ष्य पर हमेशा फोकस्ड रहना चाहिए। तो इस आंसर के बाद उन्होंने मुझसे ऑथर का नेम पूछा, जो कि मैं नहीं बता पाई, और मैंने इस पर सॉरी सर कहा था। सॉरी सर, मैं इसे अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। उसके साथ ही इंग्लिश में एक अन्य क्वेश्चन भी पूछा गया था, वो था मेरे कंडीशनल्स, कि कंडीशनल्स क्या होते हैं। तो उस पर मैंने बताया कि इफ़ और एंड, बट, और, ये सारे का यूज़ जो है कंडीशनल्स में किया जाता है। इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट ऑथर के बारे में एक क्वेश्चन था, वो था हु इज़ योर फेवरेट राइटर इन इंग्लिश। मेरे इंग्लिश के फेवरेट ऑथर कौन है। मैंने इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बताया था। My answer was like that. My favorite author is William Wordsworth. He is one of the best romantic poets who wrote about nature and helping us to feel the real beauty of it. Some of his famous works were Prelude, his autobiography, The Lyrical Ballad, created with S.T. Coleridge, and his most famous poem is Tintern Abbey. इस आंसर को बताने के साथ ही उन्होंने संस्कृत साहित्य के संदर्भ में मुझसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछा। इस आंसर को बताने के साथ ही उन्होंने संस्कृत साहित्य में मुझसे आखिरी क्वेश्चन पूछा कि अगर आप संस्कृत में किसी को लेटर लिखना चाहें या एप्लीकेशन लिखना चाहें तो वो किस प्रकार रहेगा, आप उसका फॉर्मेट मुझे संस्कृत में करके बताएं। तो मैंने संस्कृत में सिंपल वर्ड्स में संस्कृत के एप्लीकेशन का फॉर्मेट बताया और उसके बाद उन्होंने मुझे थैंक यू कहा। मैंने भी उनका धन्यवाद किया और फिर मैं बाहर चली आई। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 13 से 14 मिनट्स का रहा था और यह मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आप आगे के संदर्भ में 70th BPSC के लिए आपका मैं एक मार्गदर्शन बैच लेकर के आऊँगी। आप इस वीडियो को देखें और 70th BPSC के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें और अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको जहाँ पे भी किसी सब्जेक्ट में हेल्प की ज़रूरत हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं वहाँ पर आपका सॉल्यूशन करूँगी। क्योंकि मेरा BPSC के संदर्भ में 5 टाइम्स प्रीलिम्स निकालने का एक्सपीरियंस रहा है, वह आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और अपनी एक बेहतर सीट इस बार BPSC में फाइनल रूप से सिलेक्शन लें। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम्स होगी मैं वहाँ पर मार्गदर्शन करूँगी और उसके साथ ही आगे मैं एक बैच लेकर के आई हूँ और इस बैच के संदर्भ में मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उस टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए और वहाँ पर से PDF भी ले सकते हैं। सो थैंक यू। इस 0IS के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।